प्राचीन भारत की कहानी मगध के महत्व को समझे बिना अधूरी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास फले फूले 16 बड़े राज्यों या महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनकर उभरा। इसका क्षेत्र अब बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र आप जानते हैं जो इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेसेड था। यह स्ट्रेटेजिक लोकेशन मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इसकी इवेंचुअल डोमिनेंस का एक फंडामेंटल रीजन था। यह राज्य महत्वपूर्ण नदियों से घिरा हुआ था और नेचुरल बैरियर से मजबूत था, जो प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रदान करते थे, जो एक लास्टिंग एम्पायर बनाने के लिए एसेंशियल थे, जो आने वाली सदियों तक सबकॉन्टिनेंट के डेस्टिनी को आकार देगा। मगध की शुरुआती राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है पहाड़ियों का किला। यह नाम काफी लिटरल था, क्योंकि यह शहर इंजीनियसली 5 पहाड़ियों के एक घेरे से सुरक्षित था, जिससे यह एनिमी अटैक्स के लिए नियरली इम्प्रेग्नेबल था। इस नेचुरल फोर्टिफिकेशन ने अर्ली रूलर्स को इन्वेजन के कांस्टेंट फियर के बिना अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करने की अनुमति दी। बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित थी। यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि पाटलिपुत्र न केवल एक फॉर्मिडेबल वाटर फोर्ट या जलदुर्ग था, बल्कि ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए भी एक सेंट्रल हब था, जो मगध को रेस्ट ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स और उससे आगे जोड़ता था। मगध का जियोग्राफी उसकी ग्रेटेस्ट एसेट थी। गंगा और सोन नदियों की वार्षिक बाढ़ से समृद्ध उपजाऊ एलुवियल प्लेन्स एक थ्राइविंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का समर्थन करते थे। इस एग्रीकल्चरल सरप्लस ने राज्य को एक लार्ज पॉपुलेशन और इससे भी महत्वपूर्ण एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी को सस्टेन करने की अनुमति दी। मगध के दक्षिणी क्षेत्रों के डेंस फॉरेस्ट निर्माण के लिए वैल्यूएबल टिम्बर और सेना के लिए हाथियों का स्रोत थे। ये वॉर एलिफेंट्स मगध की मिलिट्री का एक फील्ड और आइकॉनिक कंपोनेंट बन गए, जिससे इसकी फोर्सेस को अदर किंगडम्स के खिलाफ बैटल्स में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला, जिनके पास यह फॉर्मिडेबल रिसोर्स नहीं था। इसके अलावा यह क्षेत्र मिनरल डिपॉजिट्स में समृद्ध था, खासकर पास के छोटा नागपुर पठार में लोहा और तांबा। आयरन ओर तक पहुंच ने मगध राज्य को सुपीरियर वेपन्स और एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने में सक्षम बनाया। स्ट्रॉन्गर आयरन प्लाउज ने कठोर मिट्टी की डीपर टिलिंग की अनुमति दी, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ी, जबकि शार्पर और अधिक ड्यूरेबल वेपन्स ने उनके सैनिकों को एक डिसाइसिव एज दिया। एक स्ट्रेटेजिक डिफेंसिबल लोकेशन, फर्टाइल लैंड्स, अबंडेंट टिम्बर, पावरफुल एलिफेंट्स और क्रूशियल मिनरल वेल्थ का यह कॉम्बिनेशन मगध के एक रीजनल किंगडम से भारत के पहले ग्रेट एम्पायर के रूप में उदय के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाता था। मगध की इंपीरियल एम्बिशंस की नींव हर्यंक वंश ने रखी थी। जबकि शुरुआती अकाउंट्स में बृहद्रथ को एक फाउंडेशनल फिगर के रूप में उल्लेख किया गया है, यह बिंबिसार थे जिन्होंने वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को महानता के पथ पर अग्रसर किया। वे गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेटिक अलायंसेस का एक क्लेवर मिक्स का उपयोग किया। बिंबिसार ने पड़ोसी अंग राज्य को एनेक्स्ड किया, जिससे उसके महत्वपूर्ण रिवर पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। उन्होंने कोसल और वैशाली के शक्तिशाली परिवारों की राजकुमारियों से शादी करके भी अपनी स्थिति मजबूत की, पोटेंशियल राइवल्स को एलाइज में बदल दिया और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक स्टेबल ग्राउंडवर्क रखा। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु आए, जो एक अधिक आक्रामक और एम्बिशियस शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रिलेंटलेस विगर के साथ जारी रखा। उन्होंने वैशाली में केंद्रित शक्तिशाली वज्जी कन्फेडरेसी के खिलाफ एक लंबा और कठिन युद्ध लड़ा। उन्हें हराने के लिए उन्होंने कनिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग किया, जिसमें लिच्छवी कुलों के बीच डिस्कॉर्ड बोना और महाशिलाकंतका जैसे शक्तिशाली कैटपल्ट्स और रथमुसाला नामक स्विंगिंग मेसेस के साथ एक चैरियट जैसे नए मिलिट्री इन्वेंशंस का उपयोग करना शामिल था। वैशाली की उनकी विजय और काशी पर उनके नियंत्रण का कंसोलिडेशन मगध की स्थिति को गंगा घाटी में सुप्रीम पावर के रूप में मजबूत किया, जिससे उन्हें विरासत में मिला साम्राज्य काफी बढ़ गया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य की अंतिम हार थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अवंती लगभग 1 सदी से मगध का सबसे परसिस्टेंट और शक्तिशाली राइवल रहा था। अवंती की विजय ने मगध को भारत के पश्चिमी तट की ओर जाने वाले लुक्रेटिव ट्रेड रूट्स तक पहुंच प्रदान की, जिससे साम्राज्य और समृद्ध हुआ और उत्तरी भारत में उसकी सुप्रीमेसी के लिए अंतिम प्रमुख बाधा दूर हुई।
शिशुनागों ने भी बर्जनिंग एम्पायर की अनडिस्प्यूटेड कैपिटल के रूप में पाटलिपुत्र को फॉर्मल रूप से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिशुनागों को अंततः नंद वंश द्वारा उखाड़ फेंका गया, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंदों को अक्सर भारत के पहले एम्पायर बिल्डर्स के रूप में वर्णित किया जाता है। महापद्म नंद एक शक्तिशाली शासक थे जो हम्बल ओरिजिन्स के थे, जिन्होंने सिस्टमैटिकली पुराने क्षत्रिय रूलिंग फैमिलीज को नष्ट कर दिया और एक वास्ट सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की स्थापना की। उन्होंने एक मैसिव आर्मी का नेतृत्व किया, जिसमें एक बड़ी कैवलरी, इन्फेंट्री और हजारों वॉर एलिफेंट्स शामिल थे, जिसने सिकंदर महान जैसे विदेशी इन्वेडर्स को भी भारत में आगे बढ़ने से रोका। नंदों ने वेट्स एंड मेजर्स को भी स्टैंडर्डाइज्ड किया और अपने राज्य को फंड करने के लिए टैक्सेशन की एक एफिशिएंट सिस्टम की स्थापना की, जिससे आगे आने वाले और भी ग्रैंडर मौर्य साम्राज्य के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। मगध का समाज विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों का एक डायनामिक और इवॉल्विंग मिश्रण था। गंगा के पूर्वी मैदानों में अपनी स्थिति के कारण यह पश्चिम के राज्यों की तुलना में रूढ़िवादी वैदिक परंपराओं के प्रति अपनी एडहिरेंस में कम रिजिड था। इस रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां नए दार्शनिक और धार्मिक विचार फल फूल सकते थे। यह कोई संयोग नहीं है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मगध में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के पेट्रन्स थे, और इस रॉयल पैट्रनेज ने इन नए धर्मों को लोगों के बीच एक सिग्निफिकेंट फॉलोइंग प्राप्त करने में मदद की, जिसमें व्यापारी और कारीगर भी शामिल थे जो उनके इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स से आकर्षित थे। मगध की अर्थव्यवस्था उसकी इंपीरियल पावर का इंजन थी। कृषि बैकबोन थी, जिसमें चावल उपजाऊ मैदानों में मुख्य फसल थी। राज्य ने वनों की कटाई और नए खेतों की स्थापना का आयोजन किया, जिससे राजस्व की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन का सीधे प्रबंधन किया गया। इस कृषि सरप्लस को एक वाइब्रेंट ट्रेड नेटवर्क द्वारा पूरक किया गया था। नदियां कॉमर्स के लिए नेचुरल हाईवेज के रूप में कार्य करती थीं, जो पाटलिपुत्र को सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती थीं। पंचमार्क कॉइन्स की शुरुआत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया, जिससे लेन देन आसान हो गया और राज्य को अधिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करों को इकट्ठा करने में मदद मिली। शिल्प और उद्योग जैसे मेटल वर्किंग और पॉटरी भी पनपे, जो बढ़ते अर्बन सेंटर्स द्वारा समर्थित थे। सांस्कृतिक रूप से मगध एक मेल्टिंग पॉट था। राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे नए अर्बन सेंटर्स के उदय ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया, जिससे विचारों और रीति रिवाजों का एक समृद्ध आदान प्रदान हुआ। नॉन वेदिक बिलीफ्स की व्यापकता और नए धार्मिक आंदोलनों के उदय ने एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी में योगदान दिया। समाज संरचित था, लेकिन सोशल मोबिलिटी की एक डिग्री की भी अनुमति देता था, जैसा कि नॉन क्षत्रिय पृष्ठभूमि से नंद वंश के उदय से स्पष्ट होता है। इस अवधि में एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम्स के शुरुआती रूपों का विकास भी देखा गया, जो बढ़ते क्षेत्र और इसकी डाइवर्स पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थे, जिससे फ्यूचर इंडियन एम्पायर्स के लिए कल्चरल और पॉलिटिकल फाउंडेशंस रखे गए। धर्म ने लोगों और राज्य के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। जबकि ब्राह्मणवादी परंपराएं मौजूद थीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे श्रमण आंदोलनों का प्रभाव गहरा था। इन धर्मों ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और अहिंसा या अहिंसा और एथिकल कॉन्डक्ट पर जोर दिया। मठ, जिन्हें विहारस के नाम से जाना जाता था, लर्निंग और कल्चर के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, जिन्हें राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों के दान से समर्थन मिला। ये रिलीजियस प्लूरलिज्म मगध समाज की एक पहचान थी, जहां विभिन्न धर्म सह अस्तित्व में थे, अक्सर एक ही शासकों के संरक्षण में। इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फर्मेंट का यह वातावरण मगध को सिर्फ एक राजनीतिक पावर हाउस ही नहीं, बल्कि न्यू इंडियन फिलॉसफीज का एक क्रेडल भी बनाता था। जबकि मौर्य साम्राज्य, जिसने नंदों का स्थान लिया, मगध की शक्ति के चरम का प्रतिनिधित्व करता था, इस महान इंपीरियल सेंटर का इवेंचुअल डिक्लाइन आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों के संयोजन के कारण हुआ। सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और विशाल साम्राज्य को एक साथ रखने में असमर्थ थे। साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक इमेंस ब्यूरोक्रेसी और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी राज्य के खजाने पर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन गए। अशोक द्वारा प्रचारित नॉन वायलेंस या धम्म की नीति, जबकि नोबल, कुछ इतिहासकारों द्वारा यह भी माना जाता है कि इसने सैन्य की एग्रेसिव स्पिरिट को कमजोर कर दिया होगा।
जिससे बाद के शासकों के लिए विद्रोह को दबाना और सीमाओं की रक्षा करना कठिन हो गया। साम्राज्य का इमेंस साइज ही उसके पतन का एक कारक बन गया। स्लो ट्रांसपोर्ट के युग में दूरस्थ प्रांतों पर संचार और नियंत्रण चुनौतीपूर्ण था। प्रोविंशियल गवर्नर्स या वाइसरॉयज अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगे, पाटलिपुत्र में सेंट्रल अथॉरिटी से अलग हो गए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में उनके अपने कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था, जिन्होंने तब शुंग वंश की स्थापना की थी। इस घटना ने मौर्य साम्राज्य के अंत और मगध की सेंट्रलाइज्ड पावर के फ्रैगमेंटेशन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें दक्कन में सातवाहन और उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक जैसे नए रीजनल किंगडम्स प्रमुखता से उभरे। मौर्यों के बाद मगध शुंगों और फिर कण्वों के अधीन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा, लेकिन इसने कभी भी वह एब्सोल्यूट डोमिनेंस वापस नहीं पाई जो कभी पूरे सब कॉन्टिनेंट पर थी। राजनीतिक शक्ति का केंद्र पाटलिपुत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने लगा। उत्तर पश्चिम में कुषाणों और दक्कन में सातवाहनों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय ने नए सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी बनाए। इन नई शक्तियों ने रेशम मार्ग जैसे प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को नियंत्रित किया, जिससे पुरानी मगध की हार्टलैंड से धन और प्रभाव दूर हो गए। मगध अब भारत का एकमात्र इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जायंट नहीं था। अल्टीमेटली मगध का पतन पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और नए रीजनल पावर्स के उदय की एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। अशोक के बाद रूलिंग डायनेस्टी का आंतरिक क्षय एक स्प्रॉलिंग एम्पायर को प्रबंधित करने की कठिनाई के साथ इसके विघटन का कारण बना। जबकि मगध का सुप्रीम इंपीरियल पावर के रूप में युग समाप्त हो गया, इसकी लेगेसी बनी रही। इसने एक भारतीय साम्राज्य के लिए टेम्पलेट बनाया था, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक शक्तिशाली आर्मी और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम था। इसके संरक्षण में फले फूले सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, विशेष रूप से बौद्ध धर्म, पूरे एशिया को प्रभावित करने लगे। मगध की कहानी महान साम्राज्यों के उदय और पतन और इतिहास पर उनके लास्टिंग इम्पैक्ट की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।